नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मनरेगा में 1100 करोड़ रुपए की कुंभाराम परियोजना की शुरुआत। शेखावटी क्षेत्र के लाखों लोगों को मिलेगा भरपूर पानी। भामाशाह अनिल रूंगटा के आह्वान पर हुआ जन्मभूमि से मातृभूमि अभियान कार्यक्रम शुरू। बिहार को लेकर बड़ी खबर। बिहार चुनाव के लिए आज सुपर संडे माना जा रहा है। दिल्ली से पटना तक मंथन, सीट बंटवारे पर आज होगा बड़ा फैसला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भाई और एक्स वाइफ पर ठोका था 100 करोड़ का मुकदमा। अब हाईकोर्ट ने कर दी याचिका खारिज। चिदंबरम बोले ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। ये केवल इंदिरा गांधी का फैसला नहीं था, उन्होंने इसकी कीमत जान देकर चुकाई। अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर हमला, दावा 15 सैनिक मारे गए। पाक गृह मंत्री की चेतावनी, अफगानिस्तान को भारत जैसा करारा जवाब देंगे। एक बड़ी खबर राजस्थान के लिए सामने आई है। इसे एक बड़ी खबर के साथ साथ गुड न्यूज भी कहा जा सकता है, खासकर झुंझुनू क्षेत्र के लिए। झुंझुनू क्षेत्र के लाखों लोगों की पानी की समस्या अब खत्म होने वाली है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सालों से रुकी हुई कुंभाराम कैनाल परियोजना का 11 अक्टूबर यानी शनिवार को शिलान्यास किया। इस परियोजना के लिए 1100 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। जल्द ही झुंझुनू और आसपास के क्षेत्र को भरपूर पानी मिलने लगेगा। झुंझुनू जिले के मंडरेला में सूरत प्रवासी समाज सेवी और भामाशाह श्री अनिल रूंगटा के आह्वान और प्रयास से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान कार्यक्रम आगाज किया गया, जिसमें करीब 25,000 क्षेत्रवासी एकत्रित हुए। भामाशाह अनिल रूंगटा के प्रयासों की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल द्वारा और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सराहना की। गौरतलब है कि शेखावटी के 3 प्रमुख जिले झुंझुनू, सीकर और चुरू कई दशकों से पानी की समस्या झेल रहे हैं। यहाँ का भूजल खारा है या सूख चुका है। साल 2013 में भाजपा सरकार के समय सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी विधानसभा को कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना के तहत जोड़ने की मांग की गई थी। DPR भी तैयार करवाया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब भाजपा सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना के लिए 1100 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। मंडरेला में शनिवार को कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम सूरत प्रवासी अनिल रूंगटा के आह्वान पर आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन्होंने परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर पाटिल ने रूंगटा के प्रयासों की सराहना करते हुए ये कहा कि गुजरात के सूरत को कर्मभूमि बनाकर राजस्थान का नाम रोशन करने वाले अनिल रूंगटा वहां रहकर भी मातृभूमि के लिए बहुत से कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने सूरत के कपड़ा व्यापारियों के संगठन फोस्टा के व्यापार हित के कार्यों के लिए अध्यक्ष कैलाश हाकिम और राजस्थान प्रवासी और सूरत के पार्षद दिनेश राज पुरोहित के द्वारा राजस्थान में कैच दी रेन वाटर के कार्यों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनिल रूंगटा समेत कर्मभूमि सूरत में बसे राजस्थानी प्रवासियों की मातृभूमि के लिए तन मन धन से किए जा रहे कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस मौके पर स्वागत उद्बोधन के दौरान अनिल रूंगटा ने वादा किया कि बरसात की एक एक बूंद को हम राजस्थान की धरती में उतारेंगे। उन्होंने देश भर में जल संचय, जन भागीदारी और जन आंदोलन खड़ा करने के लिए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, साथ ही राजस्थान में इस कार्य को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जल भागीरथ कहकर संबोधित किया। समारोह में झुंझुनू के विधायक राजेंद्र धामू, विधायक धर्मपाल गुर्जर, विधायक गोवर्धन वर्मा समेत कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले चरण की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है और अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन चुनावी जंग की असली स्क्रिप्ट आज दिल्ली में लिखी जाने वाली है। आज होने वाली जो बैठकें हैं, इसमें राजनीतिक गलियारों में सुपर संडे ये साबित होने वाला है। एक तरफ
एनडीए अपने सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अंतिम मुहर लगाने के लिए दिल्ली में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भी दिन भर मंथन और मुलाकातों में व्यस्त रहने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर राजद की कोर कमेटी की अहम बैठक शनिवार देर रात तक चली। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सीट बंटवारे और टिकट वितरण पर लंबी चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि आज दिल्ली में तेजस्वी यादव कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे ताकि गठबंधन का अंतिम फॉर्मूला तय किया जा सके। दिल्ली में बीजेपी एनडीए की राजनीतिक गतिविधि अपने चरम पर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शनिवार को हुई बैठक करीब 8 घंटे तक चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बिहार से जुड़े सभी एनडीए घटक दलों के नेता मौजूद थे। आज सुबह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। नवाजुद्दीन ने मानहानि याचिका अपने भाई शमसुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व पत्नी अंजना पांडे के खिलाफ पिछले साल दायर की। नवाजुद्दीन ने मानहानि याचिका अपने भाई शमसुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व पत्नी अंजना पांडे के खिलाफ पिछले साल दायर की थी। याचिका खारिज होने का मुख्य कारण ये था कि सुनवाई के दौरान नवाजुद्दीन और उनके वकील अदालत में मौजूद नहीं थे। अदालत ने ये मामला नॉन प्रोसिक्यूशन के आधार पर खारिज कर दिया। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके वकील कई बार सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसकी वजह से अदालत ने कहा कि जब याचिकाकर्ता खुद अपने मुकदमे को आगे नहीं बढ़ा रहा है और सुनवाई में पेश नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कोर्ट के पास मामला खारिज करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। याचिका के मुताबिक नवाजुद्दीन ने 2008 में अपने भाई को मैनेजर नियुक्त किया था क्योंकि वो बेरोजगार थे। नवाजुद्दीन ने उन्हें क्रेडिट, डेबिट, एटीएम कार्ड, चेकबुक, बैंक पासवर्ड समेत जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब मुहैया कराए। हालांकि शमसुद्दीन ने कई संपत्तियां अपने नाम कर ली। आरोप लगाया गया कि शमसुद्दीन और अंजना ने मिलकर 20 करोड़ रुपए का गबन किया और नवाजुद्दीन द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दिए गए 10 लाख रुपए प्रति माह, साथ ही एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करने के लिए दिए गए 2.5 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपने खर्चों के लिए किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। हालांकि ये फैसला अकेले इंदिरा गांधी का नहीं था। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बीते 6 महीने दूसरा बड़ा बयान उनका सामने आया है। इसमें पहले 4 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। जो भी गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुई, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। अफगानिस्तान सैनिकों ने शनिवार देर रात डूरंड लाइन के पास कई पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर गोलीबारी की। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने 3 दिन पहले उनके देश में हवाई हमले किए थे, जो गलत था, इसलिए ये जवाबी कार्यवाही की गई है। अफगान स्थित समाचार चैनल हुर्रियत रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात हेलमंद प्रांत में 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की 3 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ डूरंड लाइन के पार कुनार और हेलमंद प्रांतों में 11 पाकिस्तानी चौकियां तबाह कर दी गई। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारा ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान सीमा का उल्लंघन किया तो हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक पाक सेना ने अफगानिस्तान की 19 सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है। गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा सूरत के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा सूरत एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। दूसरी तरफ एयरपोर्ट से जगदीश विश्वकर्मा सीधे केंद्रीय मंत्री और नवसारी सांसद सीआर पाटिल के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने सीआर पाटिल के साथ नाश्ता भी किया, मुलाकात भी की, चर्चा भी हुई कई मुद्दों पर। बताया ये भी जा रहा है कि कडोदरा 4 रास्ता वो पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और अभिनंदन किया। सूरत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और नवसारी सांसद सीआर पाटिल ने नगर निगम की अलग अलग विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसी के साथ सूरत नवसारी संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महाकुंभ की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में पाटिल ने स्वच्छता, खेल और विकास पर खास तौर पर जोर दिया। सूरत नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे, जिन्होंने ये कहा कि सूरत की जनता ने शहर की स्वच्छता में देश में पहला स्थान दिलाया है
और अब इस उपलब्धि को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। पाटिल ने बच्चों और विद्यार्थियों में बढ़ती स्वच्छता के प्रति जागरूकता की सराहना की। साथ ही उन्होंने उदाहरण देते हुए ये कहा कि आज एक छोटी बच्ची भी चॉकलेट खाने के बाद रैपर सड़क पर नहीं फेंकती बल्कि जेब में रखती है, जो सूरत की स्वच्छ सोच को दर्शाता है। वो ये भी कहते हैं कि सूरत नगर निगम ने सिर्फ सफाई में ही नहीं बल्कि कई दूसरे क्षेत्रों में भी पुरस्कार हासिल किए हैं। कार्यक्रम में सीआर पाटिल ने सांसद खेल महाकुंभ का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया ये अभियान युवाओं में खेल भावना और चपलता बढ़ाने का माध्यम है। इस अवसर पर 226 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। आखिर में सीआर पाटिल ने खेल महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों और प्रतिभागियों को बधाई दी। गया जिले के वजीरगंज विधानसभा के तरवा मैदान में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले संबोधित करते हुए कहा कि हम जब महुआ से विधायक बने और स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो हमने वहां मेडिकल देने का काम किया। जो हमने वादा किया उसे हमने पूरा किया। हम जिस तरह से काम कर रहे थे, दूसरे दल के लोगों को लगा कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारी पार्टी को नुकसान होगा। हम पार्टी को बनाए हैं, लोगों को लगा कि ये दूसरा लालू बनता जा रहा है। हम लालू लोहिया जयप्रकाश नारायण को मानकर चलते हैं, जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। वजीरगंज की धरती से वादा करने का काम किया है हमने कि हमारा प्रत्याशी यहाँ से युवा चेहरा, युवा नेता प्रेम कुमार, इसको जीत दिलाई है। हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, ये बार बार कहते हुए वो नजर आए। उन्होंने ये भी कहा, तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि वो इस बार भी अच्छी खासी संख्या में लोगों को उतारेंगे और वो जीत दर्ज भी करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उन्हें कुछ समय पहले आरजेडी ने 6 महीने तक निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद खफा होकर तेज प्रताप यादव ने अपनी दूसरी पार्टी बनाई और उनका ये दावा था कि बेशक मुझे आरजेडी से निष्कासित कर दिया गया है लेकिन फिर भी मैं पार्टी भी बनाऊंगा और हमारी पार्टी चुनाव भी लड़ेगी। लेकिन देखना ये होगा कि तेज प्रताप यादव के जो दावे हैं उसका कितना असर बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ता है। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लाइट बंद करो अभियान के तहत प्रदर्शन करते हुए देखा गया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत देश भर के मुस्लिम नेताओं ने 9 बजे रात से 9:15 यानी 9:15 के करीब घर, दुकान और ऑफिस में लाइट ऑफ करके विरोध जताया। एआईएमपीएलबी ने कहा कि वक्फ कानून अन्यायपूर्ण, अलोकतांत्रिक और इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। ये मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और धार्मिक संपत्तियों में सरकार की दखलंदाजी को बढ़ावा देगा। ये सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। सरकार जब तक कानून को वापस नहीं लेती, शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा। एआईएमपीएलबी के वक्फ अभियान बचाव अभियान का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ, जो 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो पीएम मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तैयार की जाएगी। दुर्गापुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। बताया जाता है कि पुलिस ने मोबाइल नेटवर्क के जरिए इन आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस की टीम ने उस जंगल में रात भर तलाशी की जहां अपराध हुआ था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की पहचान अभी उजागर नहीं की है। पुलिस का कहना है कि केवल इतना उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये एक बेहद संवेदनशील मामला है, ऐसा भी पुलिस ने कहा और ये भी कहा कि हम आगे की जानकारी बाद में देंगे। इससे पहले पुलिस ने शनिवार को ये बताया था कि ओडिशा की एक मेडिकल छात्रा के साथ दुर्गापुर में अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया। ये घटना शुक्रवार रात दुर्गापुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर उस समय हुई जब द्वितीय वर्ष यानी सेकेंड ईयर की छात्रा अपने एक दोस्त के साथ डिनर के लिए कॉलेज कैंपस से बाहर आई थी और इसके बाद ही बवाल मचना शुरू हो गया। एआईएमआईएम बिहार की किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और
राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने किशनगंज से चुनाव लड़ने वाली 16 जिलों की 32 सीटों का नाम घोषित किया है। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव में किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा शनिवार को ही कर दी गई है। हालांकि ये पहली लिस्ट है। पार्टी अन्य विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पहली लिस्ट के मुताबिक एआईएमआईएम राज्य के 16 जिलों की 32 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये कहा गया कि किशनगंज के पार्टी दफ्तर में एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की विधानसभा सीटों की पहली सूची जारी की। खास बात यह रही कि पहली बार किसी पार्टी ने अपनी सीटों की सूची किशनगंज जिले से जारी की है। आमतौर पर अलग अलग पार्टियों द्वारा टिकट वितरण की घोषणा पटना से की जाती रही है, मगर एआईएमआईएम ने इस परंपरा को बदलते हुए किशनगंज से सूची जारी कर दी है। दिवाली से पहले पांडेसरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली चलनी नोटों का रैकेट चलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूरत के पांडेसरा इलाके में एक मकान के अंदर नकली नोट छापने का अड्डा पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मकान में छापा मारकर नकली चलनी नोट बनाने वाला पूरा रैकेट बेनकाब किया। मौके से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है और पुलिस ने 500 रुपए के 3, 200 के 3 और 100 के 6 नकली नोटों सहित प्रिंटर, कागज, स्केल, कटर, 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपियों ने आर्थिक लाभ प्राप्त करने और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की नीयत से ये नकली चलनी नोट जो है वो बाजार में चलाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और ये पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है कि वो कितने समय से ये अवैध गतिविधि चला रहे थे। सूरत पांडेसरा पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। सूरत के लिंबायत क्षेत्र के गोविंद नगर में कुख्यात यूसुफ गैंग का आतंक एक बार फिर से सामने आया है। पुलिस ने हंगामा मचाने वाले 6 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पार्किंग हफ्ता वसूली को लेकर एक युवक पर हमला किया गया था। दरअसल ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें ये देखा गया कि करीब 6 आरोपियों ने युवक पर चाकू और लात घूंसों से बेरहमी से हमला किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर घटनास्थल पर ले जाकर रिकंस्ट्रक्शन कराया है ताकि वारदात की पूरी सच्चाई सामने आ सके। जानकारी कहती है कि यूसुफ गैंग के खिलाफ पहले भी GUJSI TOC के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। सूरत पुलिस ने फिलहाल सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। सूरत के वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय कैंपस में समरस बॉयज हॉस्टल में रात को हंगामा मच गया। भोजन की खराब गुणवत्ता से परेशान 500 से ज्यादा छात्रों ने देर रात विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि लंबे समय से कम गुणवत्ता वाले भोजन पर शिकायतें की जा रही थी, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। विश्वविद्यालय के गुस्से में आए छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद वार्डन और समाज कल्याण अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को शांत कराने का प्रयास किया। छात्रों ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दे दी कि अगर अगले 7 दिनों में समस्या का ठोस समाधान नहीं निकलता है तो और उग्र आंदोलन होगा और वो उसके लिए मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सदस्यों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 11 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कई घायल हुए हैं। इससे पहले 2 लोगों की मौत की खबर थी। ये प्रदर्शनकारी गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। दरअसल पाकिस्तान ने इस प्लान का समर्थन किया है। इसे लेकर देश में तनाव फिलहाल बढ़ गया है। टीएलपी समर्थकों ने शुक्रवार को अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च करने की कोशिश की। इसे लेकर उनकी पुलिस से झड़प हो गई, जो शनिवार तक जारी रही। टीएलपी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेतरतीब फायरिंग की है। टीएलपी का यह भी कहना है कि 11 सदस्य मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए। मार्च को रोकने के लिए सरकार ने राजधानी की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कें जितनी भी थी उनको ब्लॉक करवा दिया है और इस्लामाबाद साथ ही रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। उत्तर कोरिया ने आर्मी परेड में नई परमाणु मिसाइल का प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया है। इस दौरान कई अन्य नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को आर्मी परेड में शामिल किया गया। उत्तर कोरिया आने वाले दिनों में नई मिसाइल की परीक्षण की तैयारी कर रहा है। ये सैन्य परेड सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ पर रात को प्योंगयांग के मुख्य चौक पर बारिश के बीच कराई गई। परेड के दौरान किम जोंग उन ने अपनी बढ़ती कूटनीतिक पकड़ और एक शस्त्रागार बनाने के अथक प्रयास को भी उजागर किया है, जो महाद्वीपीय अमेरिका
और एशिया में उनके प्रतिद्वंदियों को निशाना बना सकता है। उत्तर कोरिया की सरकारी कोरियल सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि परेड में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 20 प्रदर्शित की गई, जिसका परीक्षण होना अभी बाकी है। समाचार एजेंसी के मुताबिक ये सबसे शक्तिशाली परमाणु सामरिक हथियार प्रणाली है। उत्तर कोरियाई सेना की इस परेड के दौरान मंच पर उच्च स्तरीय चीनी, वियतनामी और रूसी अधिकारियों की मौजूदगी रही है। प्रशांत किशोर ने राघोपुर जाने से पहले पटना में बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि राघोपुर जाकर वहां की जनता की भावना को हम समझेंगे और पार्टी के सामने चर्चा होगी कि वहां से कौन उम्मीदवार होगा। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और अशोक चौधरी को चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग बताएं कि कहां से चुनाव लड़ेंगे ताकि जनसुराज उनसे लड़कर हिसाब चुकता कर पाए। उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं आपको, सुनिए। तय करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपने साथियों से बातचीत करके निर्णय लिया जाए। आप देख रहे हैं कि जनसुराज के जहां हम लोग यहाँ रहते हैं, इसको आप घर कह लीजिए, कार्यालय कह लीजिए, इसका दरवाजा एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। बाकी नेताओं ने, पार्टियों ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। उनको डर होता है कि टिकट बांटेंगे तो लोग हंगामा करेगा। हम लोग के यहाँ हंगामा कोई नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, क्योंकि जनसुराज में पैसा लेके टिकट नहीं बढ़ता है। आज राघोपुर पर निर्णय लेना है। राघोपुर जा रहे हैं, वहां पर जितने साथियों ने, जितने कार्यकर्ताओं ने, जनसुराज के परिवार के सदस्यों ने राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाया है, उनके साथ जाकर बैठेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कल जब केंद्रीय कमेटी की बैठक हो तो उसमें उनकी बात को शामिल किया जाए और कल उस पर जैसे बाकी सीट पर निर्णय होगा वैसे राघोपुर पर भी होगा। इसलिए आज मैं खुद से जा रहा हूं राघोपुर, दिन भर रहूंगा और ये समझने का प्रयास करूंगा कि वहां पर क्या कुछ करना चाहिए, कौन सबसे बेहतर व्यक्ति है जो चुनाव लड़ने के लिए माकूल पार्टी जिसको समझती है उसका नाम कल के लिए रिकमेंड किया जाएगा। भाजपा के नगर विधायक के खिलाफ अब भाजपाइयों ने ही मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध जताते हुए कहा कि डॉक्टर प्रेम कुमार पिछले 35 सालों से लगातार विधायक बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है जिससे जनता को सीधा लाभ मिला हो। दूसरी तरफ विरोध कर रहे भाजपा नेता सुनील कुमार बम्बैया ने कहा कि अब वक्त बदल गया है, पार्टी में युवाओं को आगे लाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर प्रेम कुमार अब केंद्र की राजनीति उनको करनी चाहिए और विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी किसी युवा ऊर्जावान कार्यकर्ता को देनी चाहिए। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद कल से भारत की यात्रा पर होंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक करेंगी, जिसमें परस्पर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन के संबंध में मुंबई में उद्यमियों से भी वो मुलाकात करेंगी। ये यात्रा हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों और राजनयिक नियुक्तियों के बाद भारत कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों के बीच हो रहा है। इसका उद्देश्य कनाडा की हिंद प्रशांत रणनीति के अंतर्गत संबंधों को सुदृढ़ करना है। भारत यात्रा के बाद कनाडा की विदेश मंत्री सिंगापुर और चीन भी जाएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 29 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अनीता आनंद से मुलाकात की थी। उन्होंने इसे अच्छी बैठक बताते हुए उच्चायुक्तों की नियुक्ति को रिश्तों के पुनर्निर्माण में सकारात्मक कदम बताया। ये भी कहा कि विदेश मंत्री आनंद का भारत में स्वागत करने के लिए तत्पर है। यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच जून में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात के बाद ये हो रही है, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को पुनः स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी। भारत और कनाडा के बीच संबंध 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद तनावपूर्ण हो गए थे, जैसा माना जा रहा है। कनाडा ने इसे हत्या में भारतीय सरकार के शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि दोनों देशों ने अगस्त 2025 में अपने उच्चायुक्तों की नियुक्ति के साथ ही राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित किया। नवनियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दक्षिण गुजरात के दौरे पर हैं। सूरत जिले के बारडोली स्थित नादिदा में उनका स्वागत और अभिनंदन समारोह आयोजन किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा नादिदा कार्यक्रम स्थल पहुंचे।
राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, सूरत तापी जिले के मंत्री और विधायक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। दक्षिण गुजरात और सूरत तापी जिले के पुराने कार्यकर्ताओं ने भी स्थापना काल में शामिल रहे सभी सहकारी नेताओं को याद किया। साथ ही उन्होंने सूरत रात्रि भोज की सराहना भी की। सहकारिता मंत्री के रूप में उन्होंने सूरत तापी जिले की सहकारी संस्थाओं के लिए अब काम करने का भी आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता भी बड़े पदों पर पहुंच सकता है और इसकी मिसाल पेश की गई है। अब वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।